नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक महोत्सव में भारत के फिनटेक कौशल को रेखांकित किया। कहा, फिनटेक क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं को लोकतांत्रिक बनाने में निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के पालघर में भारत के गहरे पानी के सबसे बड़े बंदरगाह की आधारशिला रखेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ अब बातचीत का समय नहीं रहा। कहा, हर कार्रवाई के परिणाम होते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर विभिन्न हितधारकों के सुझाव जानने के लिए संसद की संयुक्त समिति की बैठक नई दिल्ली में जारी। और पेरिस में पैरालंपिक खेलों के दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों की निगाहें निशानेबाजी, एथलेटिक्स और बैडमिंटन में पदक जीतने पर होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का फिनटेक दुनिया भर के लोगों का जीवन सुगम बनाने के लिए काम कर रहा है। मुंबई में वैश्विक फिनटेक सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत द्वारा फिनटेक को अपनाना गति और पैमाने की दृष्टि से विश्व में बेजोड़ है। दुनिया भर के तत्काल डिजिटल लेन देन भारत में हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय सेवाओं के लोकतांत्रिक में फिनटेक ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा है कि डिजिटल लेन देन में समानांतर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने और बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में फिनटेक से जो परिवर्तन आए हैं वे प्रौद्योगिकी मात्र तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा है कि इन परिवर्तनों का सामाजिक प्रभाव दूरगामी है। प्रधानमंत्री ने मुंबई में GFF प्रदर्शनी का भी दौरा किया, जिसमें फिनटेक परिदृश्य के नवाचार दर्शाए गए हैं। इस अवसर पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत आज परिवर्तन के ऐसे मुकाम पर जा रहा है जहां प्रौद्योगिकी प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाएं पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। वैश्विक फिनटेक सम्मेलन 2024 का आयोजन भारतीय भुगतान परिषद, राष्ट्रीय भुगतान निगम और फिनटेक समन्वय परिषद ने संयुक्त रूप से किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पालघर के सिडको मैदान में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने जा रहे हैं और बाढ़वन बंदरगाह का भी शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना पर लगभग 76,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये परियोजना भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ाएगी और इससे वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ये बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले बंदरगाहों में से एक है। इस बंदरगाह से आवाजाही में लगने वाला समय तथा लागत कम होगी और अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से सीधा कनेक्टिविटी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑनलाइन माध्यम से केरल के अल्लापुझा में अरथुंकल बंदरगाह के निर्माण के तीसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। अरथुंकल क्षेत्र के मछुआरों की लगातार मांग पर वर्ष 1991 में अरथुंकल फिश लैंडिंग सेंटर शुरू किया गया था। तीसरे चरण के कार्य के लिए 150 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अब पाकिस्तान के साथ बातचीत का समय नहीं रहा है। आज नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन के अवसर पर विदेश मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान के संदर्भ में भारत पूरी तरह सचेत है। हर कार्यवाही के परिणाम होते हैं। घटनाक्रम चाहे अच्छा हो या बुरा, भारत अपनी प्रतिक्रिया देगा। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हो गया है। बांग्लादेश के बारे में उन्होंने कहा है कि पड़ोसी देश में राजनीतिक बदलावों के बीच भारत को अपने हितों पर ध्यान देना होगा। मालदीव के साथ भारत के संबंधों पर उन्होंने कहा कि मालदीव को लेकर भारत के दृष्टिकोण में उतार चढ़ाव रहा है। अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंधों का जिक्र करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सामाजिक स्तर पर लोगों के बीच संबंध मजबूत है और अफगान नीति की समीक्षा के बाद भारत अपने हितों के लिए सजग है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रत्येक देश को अपने पड़ोसियों के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के बारे में विभिन्न हितधारकों के विचार और सुझाव सुनने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संसद की संयुक्त समिति की बैठक नई दिल्ली में जारी है। लोकसभा सचिवालय के अनुसार मुंबई के ऑल इंडिया सुन्नी जमायतुल उमेला और नई दिल्ली के इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स जैसे संगठन समिति के समक्ष अपने विचार रखेंगे।
पेंशनभोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के एक उपाय के रूप में सरकार ने आज एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी किया है। भविष्य पोर्टल का EHRMS के साथ डिजिटल एकीकरण किया गया। इन अनूठे उपायों की शुरुआत कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा है कि सरकार जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव विवेक जोशी ने मानव संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए इन उपायों को महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि अगर महिलाओं के विकास में भागीदारी नहीं होगी तो देश वांछित विकास हासिल नहीं कर सकता। वे आज दिल्ली विश्वविद्यालय के भारतीय कॉलेज में विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका विषय पर आयोजित एक सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए झांसी और कानपुर के बीच लगभग 36,000 एकड़ क्षेत्र में एक औद्योगिक शहर विकसित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि शहर में एक विशेष हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश अब निवेशकों की प्राथमिकता में है और उनकी सरकार राज्य में निवेश के इच्छुक निवेशकों और उद्यमियों को हर एक तरीके से मदद और समर्थन देगी। झारखंड में हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में चंपई सोरेन के स्थान पर घाटशिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के राजभवन में आयोजित सादे समारोह में रामदास सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज दोपहर रांची के धुरवा मैदान में एक समारोह में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इस मौके पर झारखंड भाजपा विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्र में जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने का फैसला किया है। दोनों देशों ने दोहराया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए आवश्यक है। भारत चीन सीमा मामले पर परामर्श और समन्वय संबंधी कार्यतंत्र की 31वीं बैठक कल बीजिंग में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों में मतभेद कम करने और लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान खोजने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर रचनात्मक बातचीत की। भारत और सऊदी अरब सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। इस आशय के एक समझौते ज्ञापन पर आज रियाद में हस्ताक्षर किए गए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू और सऊदी जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट के अध्यक्ष डॉक्टर होसेम अल अंगारी ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल खान भी इस अवसर पर मौजूद थे। इस समझौते से दोनों देशों के शीर्ष लेखा परीक्षण संस्थानों के बीच पहले से घनिष्ठ संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि कच्छ क्षेत्र के ऊपर बन रहे दबाव के चक्रवात में बदलने की आशंका है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन ने चक्रवात के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और आज भारतीय खिलाड़ी की 3 प्रतिस्पर्धाओं में पदक खाता खोलने का प्रयास करेंगे। निशानेबाजी में टोक्यो पैरालंपिक की स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल ने S1 वर्ग के फाइनल राउंड में प्रवेश कर लिया है। 3 पैरा एथलेटिक्स स्पर्धाएं भी होंगी, जिनमें महिलाओं की डिस्क थ्रो में ज्योति करम और साक्षी कसाना, महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में प्रीतिपाल और पुरुषों के शॉटपुट में मनु अपना दावा पेश करेंगे। इसके अलावा साइकिलिंग के क्वालिफाइंग मुकाबले में भी भारत के अरशद शेख दावा पेश करेंगे। रोइंग स्पर्धा में अनीता और नारायण कोंगनपल्ले डबल स्कल में चुनौती देंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।